हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज़ प्रियंका एंड आपकी बायोलॉजी की क्लास है, तो जिसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे दिसंबर 2025 का। कल की क्लास में हमने 30 एमसीक्यूज बायोलॉजी के डिस्कस कर लिए थे। आज उसके आगे के पढ़ेंगे हम। 91 से लेकर 120 तक रहेंगे। आपको पता है टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, तो वही हम कवर करेंगे। पार्ट 2 है आज बायोलॉजी सेक्शन का। तो आज के पीवाईक्यू को स्टार्ट करूंगी अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको पता ही है पूरे एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ ताकि आपको वो और भी ज़्यादा बेनिफिट करे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है और जहाँ पे कमेंट करने की नीड हो आंसर, वहाँ पे ज़रूर कमेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। ह्यूमन टीथ आर, ऑप्शन ए है एक्रोडोंट, ऑप्शन बी है होमोडोंट, ऑप्शन सी है थीकोडोंट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो ह्यूमन जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके थीकोडोंट। कैसे होते हैं? थीकोडोंट। इसके अलावा और भी कैरेक्टर होते हैं ह्यूमन टीथ के, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ह्यूमन टीथ की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला कैरेक्टर वो थीकोडोंट होते हैं। ह्यूमन टीथ आपके डायफायोडोंट होते हैं। इनके मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। डायफायोडोंट होते हैं। ह्यूमन टीथ हिटीरोडोंट होते हैं। हिटीरोडोंट। थीकोडोंट का मतलब है कि जो टीथ हैं वो एम्बेडेड होते हैं डीप इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। तो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है कि टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ। तो ये मतलब है थीकोडोंट का। ठीक है। डायफाइडोंट की बात करें तो ह्यूमन में दो तरह के टीथ पाए जाते हैं। एक आपके मिल्क टीथ, दूसरे आपके जो एक्चुअल टीथ रहते हैं जिनको कहा जाता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। तो डायफाइडोंट मतलब दो, डाई मीन्स दो, दो दो तरह के दांत ह्यूमन में पाए जाते हैं जनरली। एक आपका मिल्क टीथ, दूसरा परमानेंट टीथ। नेक्स्ट है हिटीरोडोंट। हिटीरोडोंट का मतलब है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाए जाएंगे, जैसे इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर, और इन सबका अलग अलग फंक्शन रहता है। तीनों टर्म्स क्लियर हो गई। व्हाट इज थीकोडोंट, व्हाट इज डायफायोडोंट, व्हाट इज हिटीरोडोंट। ये तीनों किसके कैरेक्टर पढ़े हमने? ह्यूमन टीथ के। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी को। क्लियर है? यस और नो कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, यस और नो कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी को अगर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। ऑप्शन ए है स्टमक, बी है सीकम, सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, डी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, दैट्स वाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड टीवी, ईआरवी, आईआरवी, आरवी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपका। इस टॉपिक से भी काफी बार देखा गया है, टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ईआरवी। अब ईआरवी क्या है वो भी जान लो। ईआरवी स्टैंड्स फॉर एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। व्हाट इज द फुल फॉर्म? एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। तो डेफिनेशन तो इसकी हो गई आपको क्लियर कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। टीवी स्टैंड्स फॉर टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज टीवी? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की मैं बात करूं तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीथ, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड, एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड कब? ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीथ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीथ। अब आ जाओ आईआरवी पे। आईआरवी होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। व्हाट इज आईआरवी? इंस्पायरेटरी
रिजर्व्ड वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन आपकी ERV से ही बन जाएगी। ERV था आपका एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर। यहाँ पे आ जाएगा एक्सपायर की जगह इंस्पायर। क्या आ जाएगा? इंस्पायर। यहीं पे शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, समझ जाना, ठीक है। PDF तो आपको पता ही है, हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको, तो वहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम की मैं बात करूं तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, ठीक है, बाय अ फोर्सिबल या आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन भी आप कह सकते हो, दैट इज IRV, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सिबली आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब आ जाओ RV पे। RV होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज RV? रेजिडुअल वॉल्यूम। ये ऐसा वॉल्यूम होता है एयर का, मतलब इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल expiration. So what is RV? Volume of air remaining in lungs even after maximum forceful expiration. तो ये सारी टर्म्स क्लियर हैं सभी को? व्हाट इज टीवी, व्हाट इज ERV, व्हाट इज IRV, व्हाट इज RV? तो देखो इसके साथ 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके और हो गए और आए हुए हैं आपके एग्जाम में। तो इसी तरीके से मैं सारे MCQs कराऊंगी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो यस मैम जरूर लिखना कमेंट में। और जिन भी एस्पायरेंट्स को ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हैं वो कि मैं डेली इस तरह की क्लासेस लेकर आऊं, तो जरूर कमेंट में कंटिन्यू लिखना है, ठीक है। उससे मुझे पता चलेगा कि आपको इसी तरह का कंटेंट और चाहिए, तो मैं ऐसे ही वीडियोस और लेके आऊंगी डेली, ठीक है। 2 मंथ से आपके एग्जाम को रहते हैं, तो 2 मंथ अच्छे से हम तैयारी करेंगे। देखिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा फायदा उठाइए इस बैच का। फ्री बैच चलाया गया है जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आपकी साइकोलॉजी, जीके हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप भरपूर फायदा उठाइए इसका और अपना टेट एग्जाम क्लियर करिए इसी बार, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कंसिडर्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? किसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? ऑप्शन ए है टॉन्सिल, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है स्प्लीन, ऑप्शन डी है पेनक्रियाज। तो किसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? स्प्लीन को कहा जाता है। डायरेक्ट आप याद रखना, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है भाई? पता है आपको लाइफ स्पैन कितना होता है? कमेंट कर दो जल्दी से। कितना होता है आरबीसी का लाइफ स्पैन? 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगेन ये भी आपका, ठीक है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड। आई से क्वेश्चन आ गया है। एक्वस चैम्बर, विट्रस चैम्बर, लेबिरिंथ, वेस्टिब्यूल। क्या कहा जाता है उस स्पेस को जो प्रेजेंट होता है बिटवीन लेंस एंड रेटिना? इससे पहले आप एक चीज ये याद रखो कि 2 तरह की होते हैं आपके स्पेस। फर्स्ट वन इज aqueous chamber and second one is vitreous chamber. तो अगर मैं aqueous chamber की बात करूं तो ये होता है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। और अगर मैं विट्रस चैम्बर की बात करूं तो ये होता है स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। तो बस ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, यहाँ से भी आपको एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो क्या आंसर होगा? लेंस और रेटिना के बीच के स्पेस को बोला जाता है विट्रस चैम्बर। क्या बोला जाता है? विट्रस चैम्बर बोला जाता है। और अगर आपको पूछा जाता कॉर्निया और लेंस के बीच में कौन सा स्पेस होता है, दैट इज एक्वस चैम्बर। दोनों याद हो गए, व्हाट इज एक्वस चैम्बर एंड व्हाट इज विट्रस चैम्बर? देखो दोनों से क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं फैक्टर रहता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करने का फीमेल्स में, मेनली मैमल में, है ना। तो वो हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है ये? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। और इसका प्राइमरी फंक्शन प्रोजेस्टेरोन को ही सिक्रीट करना है। और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी।
बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रोजेस्टेरोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर ठीक नहीं हो आपकी बॉडी में, फीमेल्स की मेनली, तो वो प्रेगनेंसी में भी उनको दिक्कत आ सकती है। तो ये 96th क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पर्म प्रोडक्शन टेक प्लेस इन रेटिटेस्टिस, सेमिनिफेरस टिब्यूल, टेस्टिकुलर टिब्यूल, वास्ट डिफरेंस। किस में होती है स्पर्म प्रोडक्शन? तो स्पर्म प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये होती है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। किन में टेक प्लेस करेगी? सेमिनिफेरस टिब्यूल में। और यहाँ पे एक और चीज आपने याद रखनी है कि प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन को क्या बोला जाता है? प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो डायरेक्ट एग्जाम में ये भी आ सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होती है? तो सेमिनिफेरस टिब्यूल में होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और सेल है सर्टोली सेल। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी से टॉपिक से रिलेटेड। सर्टोली सेल जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। किसको? स्पर्म को। प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। तो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करता है? सर्टोली सेल करते हैं प्रोवाइड। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अटैचमेंट ऑफ फीटस टू प्लेसेंटा अकर्स थ्रू कॉर्डा मेसोडर्म, सॉरी कॉर्डेट मेसोडर्म, नोटोकॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, सभी को आंसर आता होगा इसका। किसके साथ अटैचमेंट जो है फीटस की प्लेसेंटा के साथ होती है? किसके थ्रू? तो वो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। किसके थ्रू होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। यही एक हम कह सकते हैं जो प्लेसेंटा और फीटस के बीच में कनेक्शन भी रहता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रोल इज कॉल्ड एथ्रोम्बोसिस, एथ्रोम्बोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, रिनेटिस, स्टेनोसिस। क्या कहते हैं? हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इसको कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं इसको? एथीरोस्क्लेरोसिस। तो ये डेफिनेशन याद रखना, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाए ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उसको कहा जाता है एथीरोस्क्लेरोसिस। वहीं अगर हम बात करें राइनिटिस की, ये जो राइनिटिस है ये क्या होता है आपका? इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज होती है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज। और यहीं हम स्टेनोसिस की अगर बात करें तो ये नैरोइंग ऑफ एनी बॉडी पैसेज को स्टेनोसिस कहा जाता है। नैरोइंग ऑफ एनी बॉडी पैसेज, तो उसको स्टेनोसिस कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इज, मतलब जनरली जितना यूरिन आपकी बॉडी डेली बेसिस पे निकालती है उससे ज्यादा अगर यूरिन निकलना शुरू हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? यूरेमिया कहेंगे, प्रोटीन यूरिया कहेंगे, पॉलीयूरिया कहेंगे, या ग्लाइकोस यूरिया कहेंगे? तो उसे कहा जाता है पॉलीयूरिया। क्या कहा जाता है? पॉलीयूरिया। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप यूरेमिया की बात करें तो इसका मतलब है हाई लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड। व्हाट इज यूरेमिया? हाई लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड। प्रोटीन यूरिया की बात करें तो नाम से पता चल रहा है, मतलब यूरिन में प्रोटीन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। ठीक है, जिसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो सकती है। पॉलीयूरिया हमने कर लिया। ग्लाइकोस यूरिया का मतलब है हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया, जो शुगर पेशेंट में मेनली रहती है दिक्कत। तो ये एक्स्ट्रा टर्म्स हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, हो सकता है ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन आपका था इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन को क्या कहा जाता है? पॉलीयूरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग? कितनी रिब्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बीइंग में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 पेयर, 9 पेयर, 7 पेयर, 12 पेयर?
रिब्स की अगर बात की जाए ये होती हैं 12 पेयर्स। कितनी पेयर होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं। उसमें भी ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपकी ट्रू रिब्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन। ट्रू रिब्स होती हैं आपकी पहली 7 रिब्स हैं उनको ट्रू रिब्स बोला गया है। फिर आती हैं फॉल्स रिब्स। 8 से 10वीं नंबर की रिब्स आपकी 8, 9, 10 जो रिब है उनको फॉल्स रिब्स बोला जाता है। फिर आता है फ्लोटिंग रिब। रिमेनिंग जो बच गई 11th एंड 12th रिब वो आपकी क्या है? फ्लोटिंग रिब है। ठीक है, तो ये भी आपको नंबर इनका पता होना चाहिए कि रिब्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज ट्रू रिब, सेकंड इज फॉल्स रिब, थर्ड इज फ्लोटिंग रिब। ट्रू रिब आपकी फर्स्ट 7 रिब्स को बोला जाता है। 8th 9th 10th रिब को फॉल्स रिब बोला जाता है और 11th और 12th रिब को फ्लोटिंग रिब बोला जाता है। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जंक्शन बिटवीन एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स, लिगामेंट, टेंडन, ब्रिजेस। तो जंक्शन बिटवीन एक्सोन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं उसको? साइनैप्स बोलते हैं। काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। वहीं हम टेंडन और लिगामेंट की अगर बात करें तो ये भी आपका क्या रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लिगामेंट की बात करें तो ये बोन टू बोन को कनेक्ट करेगा, बोन टू बोन को कनेक्ट करेगा। टेंडन की बात करें तो ये बोन टू मसल को कनेक्ट करेगा। मसल और बोन को कनेक्ट करेंगे टेंडन, बोन और बोन को कनेक्ट करेंगे लिगामेंट। याद रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी आपका। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो साथ के साथ कितने ज्यादा आपके बनते जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन याद रखने हैं क्योंकि यही रिपीट होते हैं मैक्सिमम टाइम। काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है टेट के एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग बर्थ कौन करता है? एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन या ऑक्साइटोसिन। कौन सा हार्मोन करता है? जिनको आंसर आते हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करता है आपका ऑक्साइटोसिन। ऑक्साइटोसिन एक और चीज के लिए फेमस है, इसको बर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। बर्थ हार्मोन, साथ के साथ इसको लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि अनदर नेम क्या है इसके। दूसरी बात, ये बनता कहाँ पे है? तो ये बनता है हाइपोथैलेमस में, प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस। लेकिन सिक्रीट कौन करता है? देखो बनता कहीं और है, सिक्रीट करता कोई और है। और सिक्रीट इसको करता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोडक्शन की बात करें तो हाइपोथैलेमस में बनता है, और सिक्रीशन की बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबिक डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय। कौन करता है अमीबिक डायसेंट्री कॉज? एंटामीबा हिस्टोलिका, एंटामीबा कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई या यर्सीनिया पेस्टिस। तो एंटामीबा हिस्टोलिका जो है अमीबिक डायसेंट्री कॉज करता है, जिसको हम अमीबिएसिस भी बोलते हैं। अमीबिएसिस, ठीक है, अमीबिएसिस भी बोला जाता है इसको। ये एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। कैसा है? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। और अगर इसके स्प्रेड की बात की जाए तो ये कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से, फूड एंड वाटर, वो भी कैसा? कॉन्टामिनेटेड, कॉन्टामिनेटेड। ठीक है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये जाता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है इसमें। यर्सीनिया पेस्टिस की अगर हम बात करें तो ये आपका कॉज करता है प्लेग। क्या कॉज करता है ये? प्लेग कॉज करता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यर्सीनिया पेस्टिस क्या कॉज करता है। नेक्स्ट चलेंगे, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय एनाफिलीज मॉस्किटो, टुलिक्स मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, टिक टिक फ्लाई। डेंगू फीवर कौन कॉज करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कौन कॉज करता है? एडीज मॉस्किटो। कौन करता है? एडीज मॉस्किटो। वहीं अगर क्यूलेक्स की बात करें तो इनका भी पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये भी पूछे गए हैं। ये फिलेरियसिस कॉज करता है। और क्या बचा आपका? एनाफिलीज मॉस्किटो की बात करें तो ये तो सभी को पता है,
मलेरिया कॉज करती है ये। फीमेल एनोफिलीज मेनली कौन सी क्या डिजीज कॉज करेगी? ये मलेरिया करेगी। क्यूलेक्स आपकी फिलेरियोसिस, एडिस आपकी डेंगू कॉज करती है। एडिस डेंगू के अलावा चिकनगुनिया भी कॉज करती है। चिकनगुनिया, तो ये सारे डिजीजेस के वेक्टर हैं ये आपको याद होने चाहिए। एनोफिलीज की बात करें मलेरिया, क्यूलेक्स की बात करें फिलेरियोसिस, एडीज की बात करें डेंगू एंड चिकनगुनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ हनी बी इज एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरा। देखो अगर इंडिया यहाँ पे मेंशन किया होता ना तब तो हम आंसर करते एपिस इंडिका, लेकिन सिंपल इन्होंने जनरल क्वेश्चन पूछा है तो इसमें आंसर होगा एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा, द वेस्टर्न हनी बी भी बोला जाता है इसको, द वेस्टर्न हनी बी और द यूरोपियन हनी बी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कॉमन है वर्ल्ड में अगर देखा जाए, अगर इंडिया में पूछते देन एपिस इंडिका होता। नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड एक्टोथर्मिक, एंडोथर्मिक, पॉइकिलोथर्मिक, बोथ ए एंड सी। दो ही तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे, एक आपके एक्टोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। और एक्टोथर्मिक को बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एक्टोथर्मिक को ही पॉइकिलोथर्म भी बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड सी। और अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन कैसे होते हैं? ह्यूमन कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं? बताइए कैसे होते हैं ह्यूमन, कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड? ह्यूमन होते हैं आपके वार्म ब्लडेड, एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्टोथर्मिक, पॉइकिलोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। एग्जाम्पल इसमें रेप्टाइल, एम्फीबियन, मोस्ट ऑफ द फिशेज आ जाएंगे, और एंडोथर्मिक में ह्यूमन मेनली आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल आर, कैसे होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल? न्यूट्रल, ग्लूटर आयन, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक? इनसॉल्युबल होंगे तो मतलब वो हाइड्रोफोबिक होंगे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे होंगे? हाइड्रोफोबिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है स्टार्च? ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, माल्टोज का, सुक्रोज का? तो स्टार्च होता है पॉलीमर आपका ग्लूकोज का, वो भी मेनली कौन सा? अल्फा ग्लूकोज, जिसके टू पार्ट्स होते हैं, एक अमाइलोज, एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो रहता है वो लीनियर चेन रहेगी, लीनियर चेन, और अमाइलोपेक्टिन आपकी ब्रांच्ड चेन रहती है। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखने हैं, ब्रांच्ड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, ये आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सभी आंसर कर लेंगे। तो जिन भी एस्पिरेंट्स को आंसर आता है और जो वीडियो देख रहे हैं या बाद में भी वीडियो देखेंगे, उन सबके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है? एएमपी, एडीपी, एटीपी, ऑल ऑफ अबव। तो ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट है पिसिकल्चर इज दी रियरिंग, मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ। पिसिकल्चर में किसकी कल्चरिंग की जा रही है? बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की, फिशेस की, एम्फीबियंस की? किसकी की जा रही है? आई थिंक सबको आता होगा, करो आंसर, क्या आंसर होगा इसका? फिशेस, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। वहीं अगर एपीकल्चर पूछ लिया जाए तो वहां पे हनी बीज की कल्चरिंग की जाती है, या रियरिंग कहेंगे हम, रियरिंग ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है। एपीकल्चर, पोल्ट्री की बात करें तो ये तो सभी को पता होगा, चिकन, डक्स सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर, किसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर? डीएनए लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज। सीजर मतलब कट करने का काम कर रहे हैं, और वो कौन करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, किसको करते हैं कट? डीएनए को, स्पेसिफिक साइट्स पे, वो भी कौन सी? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे। अगर हम बात करें कौन सी सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये सारी टर्म्स हमने अपने बैच में भी पढ़ाई है, ये सारी चीजें हमारा लाइव बैच है उसमें हमने कवर करवाई है, डिटेल थ्योरी है उसमें। तो जिन एस्पायरेंट्स को हमारे लाइव बैच में भी एनरोल होना है वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरी डिटेल बैच की यहाँ पे ले सकते हैं और एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, डीएनए लाइगेज की मैं बात करूं, इसको ग्लू भी बोला जाता है, मॉलिक्यूलर ग्लू।
मॉलिक्यूलर ग्लू, क्योंकि ये डीएनए पार्टिकल को ज्वाइन करता है एक तरह से। ठीक है, क्या करता है डीएनए लाइगेज, ज्वाइन करता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स। हेलिकेज की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको अनजिपर एंजाइम बोलते हैं, अनजिपर एंजाइम। अनजिपर एंजाइम का मतलब है दो डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करता है, सेपरेट करता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, सेपरेट टू डीएनए स्ट्रैंड्स, कब, रेप्लिकेशन में। टोपोआइसोमेरेज, ये भी रेप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, डीएनए लाइगेज, ये चार सारे के सारे क्या हैं, एंजाइम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टोपोआइसोमेरेज की बात करें, ये जो टैंगल्ड डीएनए होता है उसको साफ करता है, मतलब टैंगल्ड डीएनए को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, टैंगलिंग प्रिवेंट करेगा, मीनिंग अनवाइंडिंग जो है, ओवर वाइंडिंग वाइंडिंग जो है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन याद होने चाहिए। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सा ग्लैंड है लार्जेस्ट, बताने की जरूरत है इसको, है जरूरत बताने की। पिट्यूटरी, ओवरी, लीवर, थाइमस, कौन सा है लार्जेस्ट, लीवर। नेक्स्ट, HCl सिक्रीशन अकर इन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है, कहाँ सिक्रिएट होता है HCl, स्टमक में सिक्रिएट होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एबायोटिक एनवायरमेंट। एबायोटिक एनवायरमेंट होता है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, है ना, तो इनमें से कौन सा नहीं है, सनलाइट, डिकम्पोजर, वाटर, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर भी है, वाटर भी है, सनलाइट भी है, ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर तो लिविंग भी हो सकते हैं ना, आपके अर्थवॉर्म हो गए, जो फंगस होता है, तो ये सारे डिकम्पोजर हैं, तो ये बायोटिक एनवायरमेंट में आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। 5th जून, 21st अप्रैल, 16 सितंबर, 22 अगस्त। कब होता है वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड, ये होता है 16 सितंबर को। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th जून क्या सेलिब्रेट किया जाता है 5th जून को, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अकर इन स्नेल, कॉकरोच, कटल फिश, ऑल ऑफ अबव। दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, क्लोज्ड एंड ओपन। तो क्लोज्ड की बात की गई है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में ज्यादा देखा जाता है, और ओपन सर्कुलेटरी सॉरी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हायर ऑर्गेनिज्म में ज्यादा देखा जाता है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लोअर ऑर्गेनिज्म में ज्यादा देखा जाता है, अगर एनिमल किंगडम की बात करें। तो यहाँ पे जो कटल फिश है उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोड टेक प्लेस बाय मल्पीजियन टिब्यूल, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, या नन ऑफ अबव। मेल्पीजियन टिब्यूल, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, ये सारी की सारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और अर्थ्रोपोड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट, अगर हम कहें फाइलम है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट फाइलम कौन है एनिमल किंगडम का, तो वो अर्थ्रोपोड है। ठीक है, और यहाँ पे बात की जाए अर्थ्रोपोड में, मेनली आप कॉकरोच को याद कर लो, जॉइंटेड फूड, जो मीनिंग रहता है अर्थ्रोपोड का वो होता है जॉइंटेड फूड। तो कॉकरोच को याद कर लो, क्या था उसमें, ऑप्शन ए मल्पीजियन टिब्यूल, क्या था उसमें, ऑप्शन ए मेल्पीजियन टिब्यूल। वहीं अगर हम ग्रीन ग्लैंड की बात करें, इनको एंटीनल ग्लैंड भी बोला जाता है, एंटीनल ग्लैंड भी बोला जाता है, और ये मेनली क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है, जो कि ये क्रस्टेशियन है। कॉक्सल ग्लैंड की अगर बात करें तो ये स्पाइडर में पाया जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट है पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, कौन है पेस मेकर, आई थिंक पिछली क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था, सबको आंसर आना चाहिए। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे बायोलॉजी की प्लेस लिस्ट आपको दिखेगी, सारी प्रीवियस क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी वहां पे, तो आप वहां से स्टडी कर सकते हो। पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको बोला जाता है, एसए नोड, एवी नोड, कार्डियक मसल, परकिंजे फाइबर, किसको बोला जाता है, एसए नोड। फुल फॉर्म क्या है एसए की, सीनो एट्रियल नोड, सीनो एट्रियल नोड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन है
हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ, ड्यूरिंग इंटरव्यू मान लो, या कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी, मान लो वाइवा आपका चला है या इंटरव्यू आपका चला है या पब्लिक स्पीच आपको कुछ देनी है, तो उस टाइम आपकी हार्ट बीट थोड़ी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। तो वो किस वजह से होती है, किसके सिक्रीशन की वजह से? रेनिन, एड्रीनलिन, एडीएच, एसीटीएच। तो इस ये होती है एड्रीनलिन की वजह से। किसकी वजह से होती है? एड्रीनलिन की वजह से। एड्रेनालिन की बात करें तो इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, ठीक है। और ये आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए भी जरूरी है। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगेन ये भी आपका। इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है, एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन को, ठीक है। रेनिन की अगर बात की जाए तो ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर वाई विया किडनी, ठीक है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर विया किडनी। एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये वाटर बैलेंस जो होता है बॉडी का उसको मेंटेन करता है, मेंटेन वाटर बैलेंस। और एसीटीएच, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। इसका काम होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना। क्या करता है ये? स्टिमुलेट एड्रीनल कॉर्टेक्स। किस लिए? टू सिक्रीट कॉर्टिसोल, सिक्रीट कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को सिक्रीट तो कर रहा है आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स, लेकिन उसको भी स्टिमुलेट कौन कर रहा है सिक्रीट करने के लिए? एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें हमने पीवाईक्यू डिस्कस किया 2025 का। बायोलॉजी सेक्शन पूरा हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। बायोलॉजी सेक्शन हो गया आपका, 60 क्वेश्चन हमने कर लिए, 30 हमने कल की क्लास में किए थे, 30 हमने आज की क्लास में किए, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए ये सारी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से इसको फिर से पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और ये देखो हमारा डिफरेंट प्लेलिस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। एचपी टेट की बात कर रही हूँ मैं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। तो वहां पे बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट है, साइकोलॉजी की भी है, केमिस्ट्री की भी है, जीके की भी है। तो अपनी तैयारी आप यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।